ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बार अनिका बोलना शुरू करती है। हाँ, बात सिर्फ इतनी नहीं है। सच यह है कि तुम तीनों को अपने मॉम डैड से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तुम्हें इतना कैपेबल बनना होगा कि अपने अपने दम पर अपने माता पिता से बेहतर साबित हो सको। इसमें कोई शक नहीं कि आज नहीं तो कल तुम तीनों ऐसा कर पाओगे, लेकिन यह सब तुम्हें हमारी मदद और पहचान के बिना करना होगा। तुम तीनों सही मायने में पावरफुल बन जाओगे। इतना कहने के बाद अनिका चुप हो जाती है और फिर कुछ सोचकर दोबारा से कहना शुरू करती है। हमारी मुसीबतें जितनी ज्यादा और बड़ी होती है, हमारा दिमाग और शरीर उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ उनका सामना करता है। हमारी शक्तियों के बढ़ने का यही एक रास्ता है जिसे विपरीत परिस्थितियों को कहा जाता है। लेकिन जब तक तुम अपने मॉम डैड की पहचान नहीं छोड़ोगे, तब तक यह मौका तुम्हें नहीं मिल पाएगा। और यहाँ रहकर यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी इतनी हिम्मत नहीं कि रोहित मारवा के बच्चों के लिए किसी तरह की टफ सिचुएशन क्रिएट कर सके। अब आर्यन कहता है, मॉम, इसके लिए आप हमें कोई और टास्क दे देंगी तो वह हम आपके साथ रहकर भी आपकी मदद के बिना उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आपसे दूर होने की क्या जरूरत है मॉम? अब आर्यन के साथ साथ रिया और एलेक्जेंडर भी कहते हैं, हाँ मॉम, आर्यन सही कह रहा है। हम बिना किसी मदद के यहाँ आपके साथ रहकर भी यह सब कर सकते हैं। अब अनिका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और उन सब में से 2 कदम दूर जाकर बिना बच्चों की तरफ मुड़े ही फिर से कहना शुरू करती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात इस तरह समझ नहीं आ रही है तो और भी साफ साफ शब्दों में सुनो। तुम तीनों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारी मॉम की वजह से बीते हुए कल में तुम्हारे लिए इतनी मुश्किलें खड़ी हो चुकी है कि तुम्हारी जान पर बन आई थी, और आने वाले कल में तुम्हें बेहद शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है। आज तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे मॉम डैड हैं, क्योंकि अभी तुम छोटे हो, लेकिन क्या हमेशा मॉम डैड तुम्हारे साथ होंगे? इतना कहने के बाद अनिका बच्चों को सोचने का मौका देती है और फिर कुछ पल रुककर दोबारा से कहना शुरू करती है, तुम तीनों यहाँ रहोगे तो उनकी निगाहें तुम पर जमी रहेगी। वह तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों को जान पाएंगे। वह दुश्मन जिनका न हमने शक्ल देखी है और न ही हम उसकी अकल के बारे में कुछ जानते भी हैं, वह एक है या अनेक, हम यह भी नहीं जानते। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि न सिर्फ तुम्हें खुद को बचाने के लिए बल्कि इस दुनिया को बचाने के लिए भी लड़ना होगा। कुल मिलाकर तुम्हें आने वाले कल के लिए तैयार होना होगा। इसलिए अब तुम तीनों हमारे साथ नहीं रह सकते। बस यह फाइनल है। हो सकता है तुम्हें हमारा यह डिसीजन बिल्कुल अच्छा न लगे, लेकिन आने वाले कल में तुम यह समझ पाओगे कि यह कितना जरूरी था। अनिका की बात सुनकर एक पल के लिए तीनों बच्चे के चेहरे उतर जाते हैं। वह तीनों भी बिस्तर से उतरकर फर्श पर खड़ी हो जाते हैं और मासूम चेहरों से अनिका की तरफ देखने लगते हैं। तभी रोहित अपनी जगह से खड़ा होता है और आगे आता है। फिर बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए उन्हें चीयर अप करने के लिए मुस्कुराते हुए कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंजॉय योर वेकेशन, बी पॉजिटिव। हम तुम्हारे सामने नहीं होंगे, लेकिन हमारी निगाहें हमेशा तुम पर होंगी। हम हमेशा तुम्हारे आसपास ही होंगे। तुम कभी खुद को अकेले मत समझना। तीनों बच्चे बेबस निगाहों से रोहित की तरफ देखने लगते हैं। रोहित आगे कहता है, तुम्हारी मॉम भी अपनी जिंदगी के लंबे अरसे तक अकेली रही है, लेकिन उसकी वजह से आज वह तुम्हें प्रोटेक्ट कर पा रही है। आने वाले समय में तुम अपनी मॉम को और अपने डैड को भी प्रोटेक्शन दे सको, इतना काबिल बनना तो बनता ही है। तभी रिया रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहती है, डैड, हमें मालूम है कि आप सबके साथ रहकर भी मॉम की तरह सालों अकेले रहे हैं। अगर आप दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया है तो ठीक ही होगा। यह थोड़ा मुश्किल है पर हम कर लेंगे। ऐसा कहकर वह अपने दोनों भाइयों की तरफ देखती है और पूछती है, क्या कहते हो तुम दोनों, हम कर लेंगे ना? आर्यन और एलेक्जेंडर बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं और तभी रिया की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अनिका और रोहित ने रिया से बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह से समझदारी भरा व्यवहार करेगी।
अब जब रिया ने हामी भर ही ली थी तो आर्यन और अलेक्जेंडर के ना कहने का सवाल उठता ही नहीं था। अनिका वापस मुड़कर तीनों बच्चों के पास आ जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। रोहित भी उनके पास जाकर अपने बच्चों से चिपक जाता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 5 बड़े बच्चे खड़े होकर आंसू बहा रहे हों। कुछ देर के बाद अनिका खुद को संभाल लेती है और बारी बारी बच्चों के आंसू पोंछकर उनकी ओर मुस्कुरा देती है। तभी रोहित बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहता है, तुम तीनों अपने लिए नाम खुद सोचने वाले हो या फिर वह भी हम ही सोच ले। रोहित की बात सुनकर सबसे पहले अलेक्जेंडर बोल उठता है, नो डैड, प्लीज, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, मुझे मेरा नाम पसंद है। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही सभी मुस्कुराने लगते हैं और अलेक्जेंडर सबके चेहरे को देखकर एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर कुछ रुक कर दोबारा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं नाम बदल लूंगा, लेकिन मैं मेरे लिए नाम खुद सोचूंगा। इसके बाद रोहित कहता है, ठीक है, तुम तीनों अपने अपने लिए नाम सोचकर कल सुबह तक मुझे बता देना। अब अनिका अपने बच्चों को सावधानी बरतने के लिए कहती है, तुम तीनों का ध्यान रखना होगा कि इस बारे में किसी को भनक भी न हो पाए कि तुम तीनों यहाँ से जाने वाले हो। अनिका के बात सुनकर आर्यन पूछता है, मॉम, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे जाने के बाद यह बात आप कैसे छुपाएंगे। तभी रिया कहती है, मेरे भी मन में यही सवाल है, हमारे जाने के बाद आखिर कब तक आप इस बात को छिपा पाएंगे। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस बार अलेक्जेंडर बोलता है, हाँ मॉम, बताइए आपने इस बारे में क्या सोचा है। अलेक्जेंडर और रिया की बात सुनकर अनिका 2 पलों के लिए खामोश रह जाती है, लेकिन जब उसका ध्यान अपने तीनों बच्चों पर जाता है तो वह लगातार अनिका की तरफ देख रहे थे। उन्हें इंतजार था कि उनके इस सवाल का उनकी मॉम का क्या जवाब देने वाली थी। अनिका इस बारे में अपने बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि इसका बच्चों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चाहे वह कितने भी समझदार क्यों नहीं थे, लेकिन आखिर थे तो बच्चे ही। अपने माता पिता के प्यार पर अपना अधिकार समझना उनके अधिकार क्षेत्र में था। अपने बच्चों के सवाल भरी निगाहों को देखकर अनिका बोलने के लिए बाध्य हो जाती है। वह बड़े ही प्यार से उनसे कहती है, तुम्हें ढूंढने के लिए तब कोई निकलेगा जब किसी को इस बात का एहसास होगा कि तुम तीनों यहाँ नहीं हो। अलेक्जेंडर पूछता है, मतलब मॉम, किसी को भी इस बारे में पता कैसे नहीं चलेगा। अनिका जवाब देती है, तुम तीनों अपनी आंखों से ही देख लेना कि इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। मल्होत्रा हाउस। कल देर रात तक फंक्शन में रहने के कारण मल्होत्रा परिवार में किसी की भी आंख समय पर नहीं खुली थी, लेकिन अंजलि सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत के अनुसार समय पर ही जाग चुकी थी। नींद टूटने के बाद अंजलि को एक बार इच्छा हुई कि वह दोबारा से सो जाए, लेकिन कुछ सोचकर वह किचन की ओर चल पड़ती है। जब वह डाइनिंग हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि श्वेता सोफे पर अपना पर्स रख रही थी। उसे देखकर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह लगभग तैयार हो गई थी और बाहर जाने की तैयारी में थी। अंजलि श्वेता को इतनी सुबह सुबह जागा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत ही श्वेता से पूछती है, क्या तुम्हें कोई जरूरी काम आ पड़ा है? श्वेता मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी नींद पूरी हो चुकी थी। अब नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा फार्मेसी चलकर ही वहीं के एक जरूरी काम निपटा लिया जाए। फिर अपने फोन को उठाकर पर्स में डालते हुए आगे कहती हैं, पर आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई माँ? अंजलि श्वेता को इस तरह देखकर अंदर ही अंदर बेहद दुखी हो उठती है। श्वेता की आंखों के आसपास की सूजन को देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वह सारी रात सोई रही है और उसकी लाल आंखें बता रही थी कि न ही उसकी नींद पूरी हुई है। उसके बाद भी अंजलि अपने चेहरे पर किसी प्रकार के भाव नहीं आने देती। वह अच्छी तरह जानती थी कि श्वेता को नींद नहीं आने की एकमात्र वजह उसका बेचैन मन है। हालांकि अंजलि जानती थी कि श्वेता के चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ दिखावे भर की है, लेकिन फिर भी अंजलि अपनी मन स्थिति का भान श्वेता को नहीं होने देती। वह नहीं चाहती थी कि श्वेता का मुस्कुराता हुए चेहरा मुरझा जाए, इसलिए अंजलि भी मुस्कुराकर श्वेता को जवाब देती है, मैं इसीलिए जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे जल्दी उठने की आदत है और नींद खुलने के बाद मैंने सोचा तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लो, लेकिन तुम मुझसे भी पहले उठ चुकी हो,
इसके बाद अंजलि अपने खुले हुए बालों से जुड़ा बनाते हुए बड़े ही अधिकार पूर्वक तरीके से श्वेता से कहती है, तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो है ना? अपनी माँ के इस आदेश भरे सवाल पर श्वेता छोटे बच्चे की तरह एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, टाइम तो है पर भूख नहीं है। इस पर अंजलि उसके पास आकर सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, फिर भी घर से निकलने से पहले कुछ खा लेना अच्छा होता है, दिन अच्छा बीतता है, याद है ना? बड़े बुजुर्ग कहते हैं, घर खीर तो बाहर खीर। दिन की शुरुआत भरे पेट से हो तो दिन भी भरा पूरा रहता है। इस पर श्वेता कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपना सामान एक तरफ रखते हुए जाकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ जाती है। अंजलि मुस्कुराकर किचन की ओर बढ़ जाती है। किचन में पहुंचने के बाद वह कुछ सोचकर अपना फोन हाथ में उठा लेती है और बिना देरी के एक मैसेज टाइप करती है। मैसेज टाइप करने के बाद एक पल के लिए वह चुपचाप सुन होकर खड़ी रह जाती है। फिर कुछ सोचकर बिना मैसेज भेजे ही फोन को एक तरफ रख देती है और खुद से ही बोलती है, मुझे थोड़ी देर के बाद मैसेज करना चाहिए, शायद वह अभी भी सो रही होगी। ऐसा सोचकर वह श्वेता के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस। जैसे ही अनिका आगे कुछ बोलने की कोशिश करती है तभी उसके फोन पर मैसेज आने की रिंगटोन सुनाई देती है। जैसे ही वह सरसरी निगाह अपने फोन पर डालती है तो मैसेज खोलकर पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि यह मैसेज अंजलि मल्होत्रा का था। अंजलि का मैसेज आते ही अनिका को श्वेता का ख्याल हो आता है। अनिका मन ही मन निश्चिंत करती है कि मुझे अगले 2 दिन के अंदर अंदर उस मामले की जड़ तक पहुंचना होगा। मैं अब इस विषय पर और अधिक देर नहीं कर सकती। इसके बाद अनिका मैसेज ओपन करती है। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग बेटा, यह सिर्फ एक रिमाइंडिंग मैसेज है। तुम्हारी छोटी बहन इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, मुझे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। इससे पहले कि अनिका आगे मैसेज पढ़ती या उसका जवाब भेजती, रिया अनिका से कहती है, मॉम, क्या हम वह सभी इंतजाम अभी देख सकते हैं कि हमारी गैरहाजिरी में यह बात सभी से किस प्रकार छुपी रहेगी? अनिका जवाब देती है, हाँ। इसके बाद वह रोहित की तरफ देखती है। रोहित भी अपने गर्दन हिलाकर हामी भर देता है। इसके बाद वह तीनों अपने बच्चों की तरफ देखती हैं और उनसे कहती हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ, उसके बाद हम सभी मॉम डैड के रूम में मिलते हैं। हम दोनों वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। इतना कहने के बाद अनिका और रोहित वहाँ से चले जाते हैं। तीनों बच्चे चुपचाप खड़े उन्हें देखते रह जाते हैं। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक से उनके साथ यह क्या हो रहा है। जस्ट सेफ हॉस्पिटल मॉरिशस। इंस्पेक्टर पुनर्रूपण डॉक्टर रत्नेश सेन से कहता है, जो कुछ भी कहिएगा बहुत सोच समझ कर कहिएगा, क्योंकि यहाँ सवाल सच और झूठ का नहीं है, क्या है और क्या नहीं है सवाल इसका भी नहीं है। यहाँ विषय किसी की सुरक्षा का है। जिसे अपनी कला के जरिए आप आज तक सुरक्षा देते आए हैं, उसे अब हमारी सुरक्षा की जरूरत है। डॉक्टर रत्नेश सेन कहते हैं, बिल्कुल सही कहा इंस्पेक्टर रूपन। मैं किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर के अंदर की बीमारियों से सुरक्षा देने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन शरीर के बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा कर पाना मेरे दायरे के बाहर है। इतना कहने के बाद डॉक्टर रत्नेश अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर अपनी टेबल और चेयर के बीच से बाहर आकर केबिन में ही 2 कदम दूर चले जाते हैं। फिर अपने हाथ को अपने माथे पर रखते हुए कुछ सोचने लगते हैं। इंस्पेक्टर के लिए एक एक पल बर्दाश्त करना भारी हो रहा था, लेकिन इस वक्त शांति से काम लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। कुछ देर के बाद डॉक्टर रत्नेश सेन इंस्पेक्टर रूपन से कहते हैं, अब इस बात को छुपाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद अभी एक दुविधा में हूँ, इसलिए आगे कुछ भी कहने से पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर रूपन सचेत हो जाता है और कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का सही जवाब दे पाऊं, ताकि आप निश्चिंत होकर हमारे डिपार्टमेंट की मदद कर सकें। अब फिर से वापस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए डॉक्टर रत्नेश सेन पूछते हैं, क्या थोड़ी देर पहले तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? डॉक्टर रत्नेश सेन के सवाल पर इंस्पेक्टर रूपन हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहिए डॉक्टर कि आप कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारे यहाँ आने से पहले किसी लेडी इंस्पेक्टर या किसी दूसरी फीमेल ने
जो तुम्हारे डिपार्टमेंट की हो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर रूपन हैरान रह जाते हैं और फिर कहते हैं, यह मामला इतना गंभीर है कि मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। मैं चाहता तो बिना समय बर्बाद किए आपसे फोन पर बात कर सकता था, लेकिन यह बात फोन पर करने लायक नहीं है। इसके बाद इंस्पेक्टर रूपन अपने साथियों की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मेरे सीनियर के अलावा इस बात को पूरी तरह से मेरे साथ आए हुए मेरे यह सभी साथी भी नहीं जानते हैं। इस इमरजेंसी को देखते हुए हम आपस में बिना कुछ डिस्कस किए ही यहाँ पहुँच गए हैं। किसी और को इस बारे में कुछ भी पता होने का सवाल ही नहीं होता, और जब कोई इस बारे में जानता ही नहीं तो फिर आपको कांटेक्ट किए जाने का मतलब ही नहीं बनता है। इतना कहकर इंस्पेक्टर चुप हो जाता है और डॉक्टर सेन किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं, जैसे किसी उलझन को सुलझा रहे हो। एक पल रुककर इंस्पेक्टर रूपन फिर से कहना शुरू करता है, डॉक्टर, आपको देखकर लग रहा है कि आपके मन में कोई बात चल रही है। हमारे पास वक्त कम है। आप जो कुछ भी जानते हैं जितना जल्दी हो सके हमें बता दें। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर डॉक्टर अपनी सोच से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर से कहते हैं, तुम्हारे यहाँ आने से ठीक पहले मुझे एक फोन कॉल आई थी। इतना कहने के बाद डॉक्टर रत्नेश विस्तार से सारी बात बता देते हैं और अंत में कहते हैं, मुझे लगता है कि वह कोई ट्रैप हो सकता है। तुम्हें इस पर तुरंत कोई कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इस पर इंस्पेक्टर रूपन कहते हैं, श्योर डॉक्टर, अगर आपका अनुमान ठीक निकला तो इससे हमें काफी मदद मिल सकती है। हो सकता है कि जो लोग उस ब्लड ग्रुप को ढूंढ रहे हैं उनके पास भी ठीक एड्रेस ना हो, लेकिन अगर वह लोग हमारे हाथ लग गए तो हमारे लिए इस क्राइम की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाएगा। आप उस फोन कॉलर की डिटेल्स हमें दे दीजिए। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपने साथी को इशारा करता है, जिसका मतलब था कि डॉक्टर रत्नेश सेन से वह फोन नंबर लेकर तुरंत उस कॉलर को ट्रेस किया जाए और फोन करने वाले को तुरंत पुलिस हिरासत में ले लेगी। इसके बाद इंस्पेक्टर रूपन एक बार फिर से डॉक्टर की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, अब आप इस बारे में मुझे जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वह जल्द से जल्द दे दें, क्योंकि हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि अपराधी के पास उस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति की बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको फोन कॉल करने वाली सच में ही कोई शुभचिंतक निकली तो तब तक हमें काफी देर हो चुकी होगी।